नमस्कार। CUET के लिए नोटिफिकेशन आ चुकी हैं, सिलेबस आ चुका है, सारा पैटर्न आ चुका है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इसी एग्ज़ाम के थ्रू अपने सारे बच्चे लेने वाली हैं और उन्हें 2 साल के लिए MA पढ़ाने वाली हैं। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था इससे संबंधित कि कैसे पढ़ाई की जाए, क्या क्या चीज़ें पढ़ी जाएँ और महत्वपूर्ण चीज़ें परीक्षा की क्या हैं। उस दिन से लगातार लोगों के सवाल आते रहे हैं कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और सबसे महत्वपूर्ण कौन पढ़ाए। सिलेबस काफ़ी बड़ा है, हिंदी का काफ़ी विविध है, काफ़ी डाइवर्स चीज़ें हैं उसमें, और उसमें एक गुरु की आवश्यकता लोगों ने बताई हमको। या ये बात सच है कि तीर कितना भी सीधा और कितना भी तेज क्यों ना हो, जब तक उसको चलाने वाले हाथ उसको दिशा नहीं देते हैं तब तक वो आगे नहीं बढ़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम वट ऑफिशियल ने तय किया है कि CUET को लेके MA हिंदी का एक कोर्स चलाया जाएगा। ये कोर्स सबसे महत्वपूर्ण तरीके से तो इस बात पे फोकस करेगा कि CUET का एग्ज़ाम कैसे होने वाला है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा फोकस JNU के एंट्रेंस पे होगा। वह इसलिए क्योंकि JNU वह यूनिवर्सिटी है जिसकी तैयारी कर करके लोग नेट JRF निकाल देते हैं, बाकी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस तो खैर छोटी चीज़ें हैं। तो JNU की तैयारी कैसे की जाए और तैयारी के बीच में इसको अगर पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाया जाए, क्या क्या चीज़ें हों, तो इस चीज़ को देखते हुए पूरे सिलेबस को डिज़ाइन किया जाता है। CUET के सिलेबस में हिंदी विशेषकर, और उसमें भी JNU की तैयारी में पूरे सिलेबस को कैसे पढ़ा जाए और उसको कैसे पढ़ाया जाए, ये प्रश्न जितनी ही समस्या है उतनी ही रुचि का विषय भी है। तो मेरा व्यक्तिगत मामला है या व्यक्तिगत मानना है कि हिंदी के पूरे सिलेबस को 8 भागों में डिवाइड करके पढ़ाया जा सकता है और पढ़ाया जा सकता है। वो 8 भाग कौन से हैं? सबसे पहले तो अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि पूरा सिलेबस कई कई प्रकार की चीज़ों में बना हुआ है। सबसे पहले तो भाषा, उसकी लिपि, भाषा मतलब हिंदी भाषा, और तथा उसका व्याकरण। ये एक विषय है। इन 3 अलग अलग विषयों को एक में शामिल करके असेंबल करके पढ़ाया जाएगा। दूसरा विषय आपका साहित्य का इतिहास लेखन एवं काव्य। साहित्य का इतिहास लेखन का मतलब ये है कि हिंदी साहित्य का इतिहास आज तक जो लिखा गया उसमें कितने प्रकार के इतिहास लिखे गए, कितनी विधियों से लिखे गए, किसने लिखे, उनकी अच्छी चीज़ क्या थी, और आज के समय में JNU के लिए उनकी प्रासंगिकता क्या है, ये हम देखते हैं। और इसी के साथ हम इसमें दूसरी चीज़ ऐड करते हैं, काव्य भाग। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, काव्य चूँकि महत्वपूर्ण मोटे मोटे तौर पे 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। आदिकाल, भक्तिकाल जिसे पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, रीतिकाल जिसे उत्तर मध्यकाल भी कहते हैं, और आधुनिक काल। सब काल की कुछ कुछ अपनी अपनी धाराएं हैं, शाखाएं हैं, उपशाखाएं हैं। आधुनिक काल में आके तो ये बहुत विस्तृत हो जाता है। इन सब चीज़ों की बात इसमें की जाएगी। फिर तीसरा आता है गद्यखंड। गद्यखंड के भीतर मुख्य रूप से लोगों ने पूछा कि आप गद्य और कथेतर में फ़र्क कैसे करते हैं। गद्य का मतलब यह है कि जो मूल रूप से कथा पे चलता हो, कथा साहित्य गद्य के भीतर। तो इसमें क्या आता है आपका उपन्यास, कहानी, नाटक, और इसके अतिरिक्त कथा में गद्य में आप जोड़ते हैं निबंध और आलोचना। कथेतर में आप जीवनी, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, डायरी, पत्र संवाद इत्यादि चीज़ों को जोड़ते हैं। एक ये भी पढ़ाने की चीज़ है। फिर चौथी चीज़ काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र के भीतर आप ये पढ़ाते हैं या हम ये पढ़ते हैं कि भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र को लेके, पोएटिक्स को लेके दोनों विधाओं में, दोनों धाराओं में क्या क्या विचार रहे, किसने कैसी पुस्तकें लिखी, महत्वपूर्ण चीज़ें कैसे हैं, रस वगैरह पे किसने क्या कहा, ये सब चीज़ें हमारे पेपर में पूछता है, तो हम इसको भी पढ़ेंगे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है पुरस्कार एवं पत्रकारिता। पुरस्कार एवं पत्रकारिता ऐसे सवाल हैं जो आपके सिलेक्शन की धारा को तय करते हैं, होगा या नहीं होगा, क्योंकि इससे दोनों से मिला के 3 या 4 सवाल हर साल बन जाते हैं, और यही वो फ़र्क होता है जो आपको कई बार किनारे पे ला के छोड़ देता है। ये पढ़ना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही एक जो महत्वपूर्ण चीज़ आप देखते हैं वो है कि वाद। कई बार आपसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि मान लीजिए दे दिया कि स्वच्छंदतावाद क्या है, अभ्यंजनावाद क्या है। अक्सर तर्क एवं स्थापना में ऐसे कथन पूछे जाते हैं। तो सामान्यतः हिंदी साहित्य का विद्यार्थी जो पढ़ना शुरू करता है
या जो मास्टर पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और हर साल 1 या 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं जो इससे आते हैं। तो एग्ज़ाम वर्ड का ध्यान इस बात पे है कि इस चीज़ पे भी बहुत गौर किया जाए। तो विभिन्न प्रकार के जो वाद हैं उनका विश्लेषण, उनके प्रवर्तक और उनसे क्या नई चीज़ निकल के आई, हम ये चीज़ पढ़ेंगे। तो ये मुख्य रूप से चीज़ें हैं जो हमको 7 चीज़ें हैं जो हम पढ़ते हैं। इसमें एक 8वीं चीज़ ऐड की जा सकती है जो मुख्य रूप से आपके सिलेबस के भीतर अलग से नहीं आती, एकदम मिली-जुली तरीके से आती है। कथन संग्रह। हिंदी साहित्य के पेपर में प्रत्येक वर्ष ऐसे कई सवाल आते हैं जो डायरेक्ट कथन होते हैं। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप प्रत्येक पुस्तक पढ़ें। मान लीजिए मैंने आपको 2 पुस्तकें सुझाई, लेकिन कथन आपको रामविलास शर्मा से दे दिया, रामस्वरूप चतुर्वेदी से दे दिया, बच्चन सिंह से दे दिया, किसी भी दे दिया, आप कैसे पढ़ेंगे? तो उसके लिए प्रत्येक कवि को या प्रत्येक रचनाकार को पढ़ाते समय और प्रत्येक काल का काल विश्लेषण करते समय उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन हैं हम उन पर विचार करेंगे, विश्लेषण करेंगे और आपको उनको प्रस्तुत करेंगे ताकि जब आपके सामने एग्जाम में आए तो वो आपको मदद करें। ये मुख्य रूप से एक प्रकार से आपके सिलेबस का ढांचा हो गया। कैसे? और ये पूरा सिलेबस जो आपका है वो 40 दिन के भीतर आपको कवर किया जाएगा। सोमवार से लेकर और शुक्रवार तक 40 दिन तक तकरीबन आप इसको पढ़ेंगे और इसी में आप इस पूरे सिलेबस को कवर कर देंगे। प्रत्येक यूनिट पढ़ाने जाने के बाद, जैसे मान लीजिए हमने भाषा, लिपि एवं व्याकरण पढ़ाया, तो इस सिलेबस को ख़त्म करने के बाद आपको इसका टेस्ट दिया जाएगा। आप उसको सॉल्व करेंगे और वो मेरे पास आएगा। फिर आपने उसमें कहाँ गलती की है, आप कहाँ चूक रहे हैं, कहाँ क्या दिक्कत है, इस सब का एनालिसिस करके आपको तराशने का काम किया जाएगा। और ये चीज़ प्रत्येक, ये जो आपके 7 मूल रूप से खंड हैं, ये प्रत्येक के साथ आपके साथ चीज़ें घटेंगी। इसमें जो चीज़ नहीं जुड़ेंगी, नहीं बढ़ेंगी या समय के साथ लगेगा कि आपको बताना आवश्यक है, एग्जाम में आपके लिए सहायता करेगा, तो वो चीज़ें भी आपको जोड़ के बताई जाएंगी। इसके साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये तो आपको जो टेस्ट मिलेंगे वो अलग अलग खंडों के होंगे कि मान लीजिए भाषा का अलग है, भक्ति का मतलब काव्य का अलग है, गद्य का अलग है, लेकिन पेपर आपके सामने अलग अलग का नहीं आता है। पेपर आपके सामने सम्मिलित रूप में आता है। तो 4 से 5 टेस्ट पेपर आपके लिए तैयार किए जाएंगे जो आपको सम्मिलित रूप से दिए जाएंगे उस लेवल पे जिस लेवल पे लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये अनुमान करके कि आगे प्रश्न कैसे आएंगे। इसमें नेट जेआरएफ की चीज़ें में शामिल की जाएंगी जो आपके काम की होंगी, क्योंकि प्रत्येक समय जब मैं किसी को ये सलाह देता हूँ कि आप कैसे जेएनयू की तैयारी करें, तो मैं उनको ये चीज़ भी बताता हूँ कि आप नेट जेआरएफ के सवाल ज़रूर सॉल्व करें 2004 से लेकर तकरीबन 2015-16 तक, क्योंकि इस बीच में आपको 1000 क्वेश्चन का तकरीबन एक बैंक बन जाता है और हो सकता है कि उसमें से 20-25 क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएं। तो इसलिए नेट जेआरएफ के वो सवाल भी इसमें सम्मिलित किए जाएंगे जो आपके काम के हैं और प्रत्येक टेस्ट सीरीज के बाद आपका एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा कि अभी आप पे कितने काम करने की आवश्यकता है। उस हिसाब से आपको प्रत्येक शाम को पढ़ाई की जाएगी। मेरा ये मानना है और मैं निश्चित तौर पर व्यक्तिगत जीवन में मानता हूँ कि इस दुनिया में प्रत्येक चीज़ का एक पैटर्न है, कोई भी चीज़ पैटर्न के बाहर नहीं है। एग्ज़ाम भी, मैं ये पहले कह भी चुका हूँ कि आपने पैटर्न क्रैक किया, आपने एग्ज़ाम क्रैक किया। मेरे हिसाब से इसकी पढ़ाई का जो इस प्रकार से जो सिलेबस पूरा डिवाइड किया गया है, ये वो सही पैटर्न है जिस पे काम करके आप जेएनयू में अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते हैं। जेएनयू एक यूनिवर्सिटी नहीं रही है लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए भी, छात्र छात्राओं के लिए वो एक ड्रीम रहा है। जेएनयू कैंपस, जेएनयू की लाइब्रेरी, जेएनयू की पढ़ाई, मतलब पूरा जो एक रहन सहन है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कैसे पढ़ाई करनी है, इसके लिए काफ़ी बच्चों ने हमसे सवाल पूछे, तो उनकी मांग पर एग्ज़ाम वर्ड ये पूरा लेके आया है कोर्स पेपर आपके लिए। आप यदि आप इसमें रुचि रखते हो तो आप एग्ज़ाम वर्ड के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आप इस पे अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको 2 डेमो क्लास भी प्राप्त दी जाएंगी। आप 2 डेमो क्लास प्राप्त करेंगे, जिसके बाद आप तय करें कि क्या जेएनयू में आपके चयन के लिए ये एक उचित प्लेटफॉर्म है या नहीं है। उसके बाद आप तय करें और हमसे जुड़ें ताकि हम साथ साथ चल के तीर को दिशा दें और वो जाके सीधे जेएनयू पे आक्रमण करें। धन्यवाद।